नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कर लो पढ़ाई में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कक्षा 10 का जो हमारा चैप्टर है, वो कक्षा 10 की जो हमारी क्लास है उसका अध्याय 2, जो कि है साइंस में अम्ल, क्षार एवं लवण। तो अम्ल, क्षार और लवण, ये वाला चैप्टर आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली तो बात ये आती है कि अम्ल, क्षार, लवण। तो अम्ल और क्षार और लवण ये होता क्या है? सबसे पहले देखते हैं अम्ल, क्षार और लवण, इनका परिचय। ऐसा पदार्थ जो पानी में खट्टा लगता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार को बेअसर कर देता है, उसे अम्ल कहते हैं। कैसा पदार्थ? ऐसा पदार्थ जो पानी में खट्टा लगता है, ठीक है, और नीले लिटमस को अगर उसके संपर्क में लाएंगे तो वो उसको लाल कर देगा, और क्षार जो है उसको बेअसर कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, तो उसको ही अम्ल कहा जाएगा। क्या क्या गुण होना चाहिए? खट्टा होना, मतलब वो अगर पानी में खट्टा लगता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार को बेअसर कर देता है, ये क्या हो गया? अम्ल हो गया। ठीक। इसके बाद यदि किसी पदार्थ का जलीय घोल कड़वा लगता है, अब ये तो अम्ल की बात हो गई यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ क्षार की बात करेंगे कि क्षार क्या होता है। यदि किसी पदार्थ का जलीय घोल कड़वा लगता है, यहाँ जो अम्ल था वो खट्टा लग रहा था, लेकिन ये क्षार की बात हो रही है, तो ये क्षार कैसा लगेगा? इसका जलीय घोल जो है ये कड़वा लगेगा, और लाल लिटमस होगा तो उसको नीला कर देगा, और ये जो अम्ल था वो नीले लिटमस को लाल कर रहा था। तो अब क्षार का देखते हैं। यदि किसी पदार्थ का जलीय घोल कड़वा लगता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, या फिर अम्ल को बेअसर कर देता है, ये अम्ल को बेअसर कर देगा, तो उसको क्या कहा जाएगा? क्षार कहा जाएगा उसको, तो उसे क्षार कहते हैं। यही हमारी क्षार की डेफिनेशन हो गई कि यदि किसी पदार्थ का जलीय घोल कड़वा लगेगा और लाल लिटमस को नीला कर देगा, या फिर अम्ल को बेअसर कर देगा, तो उसको ही क्षार कहा जाएगा। अब बात आती है, ये अम्ल की बात हो गई, क्षार की बात हो गई, अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे लवण की। ये है लवण। लवण क्या होता है? तो लवण देखेंगे, यहाँ से हम लवण हैं। लवण के बारे में लिखा है, नमक एक तटस्थ पदार्थ है जिसका जलीय घोल में लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक। नमक एक तटस्थ पदार्थ है जिसका जलीय घोल में लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये हो गया। ठीक है, इसको लवण कहा जाएगा। ठीक है। तटस्थ पदार्थ इसीलिए है क्योंकि ये क्या हो गया? लवण हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसका लिटमस, जो लवण होता है उसका लिटमस पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पदार्थों के वर्गीकरण। तो किस किस तरह से हम पदार्थ को बांट सकते हैं? तो अलग अलग आधार पर बांट सकते हैं। सबसे पहला है संरचना के आधार पर। अगर पदार्थों को बांटे तो पदार्थ को बांट सकते हैं संरचना के आधार पर, तत्व में, यौगिक में और मिश्रण में। कोई भी पदार्थ अगर हम उसकी संरचना को देखें, जिससे मिलकर वो बना है, तो वो तत्वों से मिलकर बना रहता है। ठीक है, यौगिक से भी मिलकर बनता है, मिश्रण से भी होता है। तो संरचना के आधार पर देखा जाएगा तो या तो वो तत्व होगा कोई पदार्थ, या तो यौगिक होगा, या तो मिश्रण होगा। ये तीनों चीज़ हो जाएगी। इसके बाद अगला, अगर हम बांटें तो अवस्था के आधार पर इसको बांट सकते हैं।
अवस्था के आधार पर बांटेंगे तो ये या तो कोई पदार्थ ठोस होगा या तरल होगा या फिर गैस होगा। तो इस तरह से 3 अवस्थाओं में कोई भी पदार्थ पाया जा सकता है। क्या होगा, या तो ठोस होगा या तरल होगा या फिर गैस होगा। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब अगर घुलनशीलता के आधार पर बांटें, घुलनशीलता के आधार पर अगर बांटेंगे तो घुलनशीलता, निलंबन, कोलाइड और विलयन। घुलनशीलता के आधार पर बांटेंगे तो निलंबन हो जाएगा, कोलाइड हो जाएगा और विलयन हो जाएगा। इन 3 तरह की घुलनशीलता के आधार पर पदार्थ हो सकते हैं। तो संरचना के आधार पर देख लिया, तत्व हो सकते हैं, यौगिक हो सकते हैं और मिश्रण हो सकते हैं, ये तीनों आ जाएंगे। इसके बाद अवस्था की बात करेंगे तो या तो पदार्थ ठोस होगा, तरल होगा या गैस होगा। घुलनशीलता के आधार पर बात करेंगे तो निलंबन होगा, कोलाइड होगा या तो विलयन होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएंगी चीज़ें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, ये क्या हो गया इसमें। अब ठीक है, तो ये हो गया। अब देखते हैं, ये घुलनशीलता के आधार पर हो गया। अब देखते हैं मिश्रण के प्रकार, कितने प्रकार के मिश्रण हो सकते हैं। तो या तो मिश्रण समांगी होगा या फिर विषमांगी होगा। 2 तरह से मिश्रण हो सकता है। समांगी मतलब सेम तरह के तत्वों से मिलकर बना होगा, और विषमांगी मतलब असमान तत्वों से मिलकर बना होगा। ठीक है, इसके बाद है यौगिकों के प्रकार। यौगिक 2 प्रकार के हो जाएंगे यहाँ पर, या तो सहसंयोजक होगा या फिर आयनिक होगा। ठीक, ये यौगिकों के प्रकार होते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ पर हमने ऊपर देखा था मिश्रण, ये यौगिक देखा था और ये मिश्रण देखा था। तो यौगिक और मिश्रण देखा था, तो इसी के बारे में हमने देख लिया कि ये मिश्रण के भी 2 प्रकार होते हैं, समांगी और विषमांगी। और यौगिक के बारे में भी हमने यहाँ पे देख लिया कि इसके भी 2 प्रकार हो जाएंगे, सहसंयोजक और आयनिक। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख ली। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अम्ल और क्षार क्या है। तो आयनीकरण और गैर आयनीकरण यौगिक की बात करेंगे। आयनीकरण यौगिक वो होते हैं जब पानी में या पिघली हुई अवस्था में घुलता है तो लगभग पूरी तरह से आयनों में विघटित हो जाता है। उदाहरण के लिए NaCl हमारा हो गया, HCl हो गया, KOH हो गया, ये आदि तत्व हो जाएंगे। तो आयनीकरण में क्या होगा, वे तत्व आते हैं जब पानी में पिघली हुई अवस्था में घोला जाता है, इनको पूरी तरह से ये घुल जाते हैं तो ये आयनों में विघटित हो जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं। ऐसे पदार्थों को कहा जाता है। जैसे ये है NaCl है, तो ये Na+ और Cl- इस तरह से 2 आयनों में टूट जाएगा। ठीक, इस तरह से टूट जाता है। आगे बढ़ते हैं। गैर आयनीकरण यौगिक क्या होता है। तो गैर आयनीकरण जो यौगिक होता है पानी में या पिघली हुई अवस्था में घुलने पर आयनों में विघटित नहीं होता है। तो आयनीकृत होगा वो आयनों में टूट जाएगा, लेकिन जो गैर आयनीकृत होगा वो आयनों में विघटित नहीं होगा। बस सीधी सी बात है। इसके उदाहरण हैं जैसे ग्लूकोज हो गया, एसीटोन हो गया, ये हमारे गैर आयनीकृत यौगिक हैं। ये अपने जो आयनों में टूटते नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। अम्ल और क्षार। अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है। अम्ल कोई भी हाइड्रोजन युक्त पदार्थ है जो किसी अन्य पदार्थ को प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन जो होता है ना H+, हाइड्रोजन आयन H+, उसी की बात हो रही है H+।
तो पदार्थ को प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन दान करने में सक्षम है, तो उसको क्या कहा जाएगा? अम्ल कहा जाएगा। और क्षार क्या होगा? क्षार एक अणु या आयन है जो अम्ल से हाइड्रोजन आयन ग्रहण करने में सक्षम है। अम्लीय पदार्थों की पहचान आमतौर पर उनके खट्टे स्वाद से होती है। तो देखो, इसमें सीधी सी बात बताई गई है कि अम्ल कोई भी हाइड्रोजन युक्त पदार्थ है जिसमें H+ आयन देने की क्षमता होगी तो अम्ल होगा, और जिसमें H+ आयन को ग्रहण करने की क्षमता होगी तो उसको क्षार कह देंगे। जो ग्रहण कर रहा है वो क्षार हो गया, और जो दे रहा है वो अम्ल हो गया। ठीक है, ये ग्रहण कर रहा है और जो H+ आयन ये दे रहा है वो अम्ल हो गया, और जो ले रहा है वो क्षार हो गया। तो यही इसमें दिया है कि किसी अन्य पदार्थ को प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन दान करने में सक्षम होगा तो उसको क्या कहा जाएगा? अम्ल कहा जाएगा। और क्षार एक ऐसा अणु है जो क्या करेगा? आयन ग्रहण करने में सक्षम होगा। वही बात इसमें लिखी गई है। अम्लीय पदार्थों की पहचान करेंगे तो आमतौर पर खट्टे होते हैं स्वाद में, ये हम बता भी चुके हैं पहले। अब इसके आगे बढ़ते हैं। आगे है अर्हेनियस का अम्ल और क्षार का सिद्धांत। तो अर्हेनियस का अम्ल और क्षार का सिद्धांत देखेंगे। अर्हेनियस अम्ल क्या होते हैं? जब पानी में घुलता है, अर्हेनियस अम्ल कोई होगा जब ये पानी में घुलता है तो H+ एक्वस सॉल्यूशन मीन्स जलीय घोल है। ये जलीय घोल की बात हो रही है। जहाँ पर ये AQ लिखा होगा ना, AQ, तो इसका मतलब है एक्वस मतलब जलीय घोल है, जलीय है। ठीक, तो इसका ये मतलब होता है। चलिए आगे देखते हैं इसमें कि जब अर्हेनियस अम्ल क्या होता है? जब पानी में घुलता है तो H+ या फिर H3O+, ये H+ देगा या H3O+ आयन दान करने के लिए अलग हो जाता है। अर्हेनियस बेस क्या होते हैं? ये तो अर्हेनियस अम्ल की बात हो गई। पानी में जब ये घोले जाते हैं तो H+ या फिर H3O+ ये आयन देने के लिए अलग हो जाते हैं। और अर्हेनियस बेस क्या होते हैं? जब ये पानी में घुलता है, क्या? अर्हेनियस बेस जब ये पानी में घुलेगा, अर्हेनियस बेस जो होगा जब ये पानी में घुलेगा तो OH- ये आयन देने के लिए अलग हो जाता है। तो अगर H+ आयन दे रहा है तो अर्हेनियस अम्ल है यानी अम्ल है, और अगर OH- दे रहा है तो ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा यानी क्षार हो जाएगा। सीधी सी बात इतनी सी है। अगर H+ आयन दिया अम्ल है, अगर OH- आयन दिया क्षार है। यही अर्हेनियस अम्ल और अर्हेनियस बेस होते हैं। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उदाहरण देखते हैं एसिड का यानी अम्ल का। अम्ल का उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। ये भी टूट जाता है H+ और OH- में इस तरह से। ठीक, सॉरी, H+ और Cl- में ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक, तो इसमें H आयन देने की क्षमता है, H+ आयन देने की, तो इसलिए क्या हो गया? अम्ल हो गया। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये भी H2SO4 है, तो इसमें भी ये H+ आयन देने की क्षमता है। इसी तरह से ये HNO3 है, तो इसमें भी H+ आयन ये देने की क्षमता है। ये भी H+ और NO3- इस तरह से टूट जाता है। तो
इन सभी में H+ आयन देने की क्षमता है, इसलिए ये सब अम्ल हो जाएंगे यानी कि एसिड हो जाएंगे। अब बात करते हैं क्षार की। क्षार क्या होगा? जिसमें से क्षार हो जाएगा हमारा, जैसे यहाँ पे हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसमें क्या है Na+ और OH-, इसमें ये 2 आयनों में टूट जाता है। इसी प्रकार से KOH है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी KOH K+ और OH- प्लस माइनस, तो ये K+ और OH- में इस तरह से टूट जाता है। इसी तरह से ये नीचे वाला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्षार होगा, इसमें भी OH- आयन देने की क्षमता रहेगी। तो जिसमें भी OH- आयन देंगे वो क्षार हो जाएगा और जो H+ आयन देगा वो अम्ल हो जाएगा। इतनी सी बात है। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ब्रांस्टेड थ्योरी। अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा था, ये देखिए इधर पर, अभी हमने देखा था अर्हेनियस का अम्ल और क्षार का सिद्धांत। अर्हेनियस का अम्ल और क्षार के सिद्धांत के बाद अब हम देखेंगे ब्रांस्टेड लोरी सिद्धांत। ये 2 ही सिद्धांत इसमें मेन है। तो ब्रांस्टेड लोरी सिद्धांत में अगर देखेंगे तो ब्रांस्टेड अम्ल H+ यानी एक्वस की बात हो रही है, विलयन की बात हो रही है, ठीक है, जलीय विलयन की एक्वस बोलेंगे। H+ आयन दान करता है। ब्रांस्टेड जो अम्ल होगा वो क्या H+ आयन दान करेगा, और ब्रांस्टेड जो क्षार होगा वो H+ आयन को स्वीकार करेगा, स्वीकार करता होगा उसका, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं, इसमें H+ आयन देगा तो अम्ल हो जाएगा, और अगर H+ आयन को ग्रहण करेगा तो क्षार हो जाएगा। देगा तो अम्ल होगा और लेगा तो क्षार होगा। ये इस तरह की बात है इसमें। और उसमें क्या था जो पिछला हमने देखा अर्हेनियस वाला नियम, उसमें H+ आयन देगा तो अम्ल होगा, OH- आयन देगा तो क्षार होगा। तो इतना अंतर है, इसमें केवल H+ की बात हो रही है। अगर दे रहा है हाइड्रोजन आयन तो ये अम्ल हो जाएगा, और अगर हाइड्रोजन आयन ग्रहण कर रहा है तो क्षार हो जाएगा। सीधी सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनको एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे प्रतिक्रिया में देखते हैं हम, मतलब अभिक्रिया में देखते हैं। यहाँ पर है HCl एक्वस सोल्यूशन प्लस NH3, ये भी एक्वस सोल्यूशन लिया हमने। इन दोनों के एक्वस सोल्यूशन को मिला देंगे तो NH+4, ये थोड़ा गलत हो गया है, मतलब ये टाइपिंग में इस तरह से आ ना रहा था ऊपर, ये लिखा है NH4+, इस तरह से लिखा है। NH4 आयन बन जाएगा और यहाँ पर ये एक्वस सोल्यूशन इसका बन जाएगा, और यहाँ पर क्लोरीन माइनस, ये इस तरह से टूट जाएगा, ठीक है। तो ये HCl का एक्वस सोल्यूशन NH3, इन दोनों का हमने अभिक्रिया करवाएंगे तो हमारा NH4 आयन बन जाएगा, NH4 आयन बन जाएगा, प्लस हमारा Cl- आयन, ये 2 बन जाएंगे। आगे देखते हैं HCl, इसको बोलेंगे ब्रांस्टेड एसिड, और HCl में अगर हम ब्रांस्टेड एसिड और क्लोरीन, इनका संयुग्मी एसिड अगर देखें तो NH3 ब्रांस्टेड बेस और NH4+, ये इनका संयुग्मी एसिड हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शारीरिक परीक्षण की हम कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है। तो देखिए अम्ल या क्षार
इनकी पहचान के लिए दो संभावित भौतिक परीक्षण नीचे दिए गए हैं। इनको हम पहचानने के लिए हमको दो नीचे परीक्षण दिए गए हैं। पहला परीक्षण है स्वाद को लेकर कि इनका स्वाद कैसा होता है, इनसे हम जान सकते हैं। तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, जबकि क्षार की बात करें तो क्षार का स्वाद कड़वा होता है। तो ये दो चीज़ों से हम स्वाद से पहचान सकते हैं। अगर खट्टा होगा तो अम्ल माना जाएगा और अगर कड़वा होगा तो क्षार माना जाएगा। खट्टा अम्ल होगा और अगर कड़वा होगा तो क्षार मान लेंगे उसको। ठीक, इस तरह से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और स्वाद की विधि की सलाह लेकिन दी नहीं जाती क्योंकि अम्ल या क्षार दूषित या संक्षारक हो सकते हैं, ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, इसलिए इनकी इस विधि की सलाह नहीं दी जाती कि उपयोग की जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण हम देखते हैं। इसमें हमारा दही आ जाएगा, नींबू का रस आ जाएगा, संतरे का रस आ जाएगा। अम्ल और क्षार के उदाहरण देखेंगे तो अम्ल की बात कर रहे हैं, दही खट्टा होता है, नींबू का रस खट्टा होता है, संतरे का रस खट्टा होता है, ये सब अम्ल में आ जाएगा। सिरका, सभी का स्वाद खट्टा होता है। तो इसका मतलब इन सब में क्या पाया जाएगा, एसिड पाया जाएगा, इसलिए इनका स्वाद खट्टा होता है, इसलिए इन यौगिकों का स्वाद खट्टा होता है। ठीक, बेकिंग सोडा का स्वाद भी खट्टा होता है और यह एक अम्ल का उदाहरण है। ये हो गए हमारे अम्ल के उदाहरण। अब आगे बढ़ते हैं। अम्ल और क्षारों द्वारा सूचकों पर प्रभाव। सूचकों पर हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा ये देखते हैं। तो संकेतक एक रासायनिक पदार्थ है। सूचकों पर प्रभाव, सूचक मतलब संकेतक, जिससे हमको संकेत मिले, जिससे हम पहचान पाएँ कि ये अम्ल है या क्षार है। तो जो संकेतक होते हैं वो क्या होते हैं, एक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अम्ल या क्षार के संपर्क में आने पर अपने भौतिक गुणों, मुख्यतः रंग या गंध में परिवर्तन दिखाता है। तो हम उनके रंग या गंध में जो परिवर्तन आ रहा है उसके आधार पर हम जान पाते हैं कि वो जो है अम्ल है या फिर क्षार है, सूचकों के द्वारा। इस तरह से हम पहचान सकते हैं। नीचे सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले संकेतक और उनके द्वारा प्रदर्शित विभिन्न रंग बताए गए हैं। कौन कौन से? पहली चीज़ होती है हम लिटमस टेस्ट। लिटमस से हम जान सकते हैं अगर उसका लिटमस जो है उदासीन हो जाएगा विलयन में, उदासीन होगा विलयन में, तो अगर विलयन उदासीन होगा मतलब तो वो बैगनी कलर का लिटमस हो जाएगा। अगर अम्लीय विलयन होगा तो लाल कलर का हो जाएगा लिटमस, और अगर विलयन क्षारीय होगा तो नीला कलर का लिटमस पेपर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इनको समझ सकते हैं कि अगर लिटमस उदासीन हो रहा है तो अगर लिटमस का रंग बैगनी हो जा रहा है तो उदासीन है विलयन, अगर लाल रंग हो जा रहा है तो अम्लीय है विलयन, और अगर नीला रंग हो जा रहा है तो क्षारीय है विलयन। इस तरह से हम पहचान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिटमस दो तरह के कागज की पट्टियों के रूप में भी उपलब्ध हैं। लाल लिटमस होगा और नीला लिटमस होगा। इन तरह की कागज की दो पट्टियाँ होती हैं, एक तो नीला लिटमस होता है और एक लाल लिटमस होता है। ठीक, अब बात आगे बढ़ाते हैं। अम्ल नम नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अगर नीला लिटमस पेपर है पहले से तो जो अम्ल होगा ना उसको कैसा कर देगा, लाल कर देगा। तो अगर नीला लिटमस लाल हो जाता है तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा है, हमारा अम्ल है, अम्ल का सॉल्यूशन है। ठीक, और अगर क्षार होगा तो क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को, अगर लिटमस पेपर लाल वाला उठाएंगे तो उसको अगर उसमें विलयन में डुबोएंगे तो वो क्या कर देगा, लाल लिटमस को
नीला कलर में कर देगा तो हम पहचान जाएंगे कि ये विलयन जो है ये क्षारीय विलयन है, क्षार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिथाइल ऑरेंज। अभी तो हमने लिटमस पेपर से पहचाना, अब हम मिथाइल ऑरेंज से पहचान सकते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज से कैसे पहचानेंगे? अगर इसमें ऑरेंज कलर हो जा रहा है तो यानी उदासीन है विलयन, और अगर लाल कलर हो जा रहा है तो हमारा विलयन अम्लीय है, और अगर पीला कलर का हो जा रहा है तो हमारा विलयन क्षारीय है। तो ये हो गया हमारा। अगर हमारा जो मिथाइल ऑरेंज है उसका कलर ऑरेंज हो रहा है तो उदासीन है विलयन, क्योंकि देखो इसमें ऑरेंज लगा है, तो ऑरेंज ही अगर कलर है बना रहा तो विलयन हमारा उदासीन है। लेकिन अगर चेंज होकर लाल हो गया, लाल खतरे का संकेत है, मतलब अम्ल है, और पीला हमारा अगर हो गया सॉल्यूशन तो क्षार हो जाएगा हमारा विलयन, क्षारीय हो गया। इस तरह से ये चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब तीसरा जो तरीका है हमारा पहचानने का वो है फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन से हम जान सकते हैं कि हमारा विलयन कैसा है। तो अगर रंगहीन रह रहा है, फिनोप्थिलीन जो है वो रंगहीन है, तो विलयन हमारा उदासीन हो जाएगा। और अगर अम्लीय विलयन है तो इसमें भी ये जो फिनोप्थिलीन है ये रंगहीन ही रहता है। लेकिन अगर हमारा जो फिनोप्थिलीन है इसका कलर गुलाबी हो गया, मतलब ये विलयन कैसा है? क्षारीय है। तो उदासीन होगा या अम्लीय होगा तो हमारा रंगहीन रहेगा, और अगर क्षारीय होगा तो हमारा रंग गुलाबी हो जाएगा फिनोप्थिलीन का। तो ये इस तरह से। इसके बाद अम्ल और क्षार की अभिक्रियाओं की बात करते हैं। अगर ये रिएक्शन करेंगे तो किस तरह से करते हैं। तो धातुओं के साथ अम्लों और क्षारों की अभिक्रिया आमतौर पर अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अगर अम्ल और क्षार धातुओं के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या करेंगे? लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। आमतौर पर क्षार जो होते हैं ये धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, और जो हाइड्रोजन गैस भी है वो भी नहीं बनाते हैं। ठीक, तो इस तरह की बात हो गई। सिंपल सी बात इसमें ये लिखी है कि अम्ल और क्षार जब हैं धातुओं से अभिक्रिया करेंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। लेकिन आमतौर की बात की जाए तो क्षार जो होते हैं ये अभिक्रिया करते ही नहीं हैं धातुओं के साथ, और ना ही हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये बात है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर क्षार तो कम अभिक्रिया करते नहीं हैं, तो पहले अम्ल की देखते हैं फिर क्षार की भी देख लेंगे। ठीक है, करते हैं मतलब कम मिलेंगे क्षार जो अभिक्रिया करेंगे। तो पहले अम्ल की देखते हैं। अम्ल अगर होगा प्लस कोई सक्रिय धातु होगी, क्रियाशील धातु होनी चाहिए, उसके साथ जब क्रिया करेगा तो हमारा लवण बनेगा और हाइड्रोजन निकलेगा, और हमारा ऊष्मा भी कुछ रिलीज हो जाएगी। तो क्या निकल रहा है? अम्ल जब सक्रिय धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा और ऊष्मा निकलेगी। इस तरह से ये हो जाता है। देखिए, जैसे कि ये एक अभिक्रिया है 2HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हम 2 अणु लिए हैं हमने, तो ये 2 छोड़ो, सीधे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब मैग्नीशियम के साथ क्रिया करेगा तो MgCl2, ये MgCl2 ये बनेगा, और H2 यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, निकल जाएगी। ठीक, तो इसमें किस तरह से होगा? ये H+ और Cl- में ये टूट जाएगा, और Mg+ पहले से रहेगा। ठीक, Mg++, तो ये मैग्नीशियम से अब के साथ जुड़कर MgCl2, क्लोरीन के 2 अणु आ गए, क्योंकि Cl के साथ ये 2 अणु जुड़ जाएंगे,
तो ये MgCl2 बन जाएगा और इसके बाद जो हाइड्रोजन गैस है ये वाली, ये निकल जाएगी, रिलीज हो जाएगी। इस तरह से ये अभिक्रिया होगी। ठीक, तो इस तरह से अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है। अब बात करते हैं क्षार की। तो देखिए, ये तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोजन, ये उसी का लिखा हुआ है, मतलब अम्ल वाला लिखा है, ये अम्ल वाला लिखा है। ठीक, उसी का हिंदी में लिखा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा क्षार है, ये धातु के साथ अभिक्रिया कर रहेंगे इसकी, तो हमारा लवण बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा और हमारी ऊष्मा रिलीज होगी। चलिए देखते हैं किस तरह से। जैसे हमारे पास यहाँ पर है NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दो अणु है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर ये जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमारा बन जाएगा Na2ZnO2 और यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन गैस जो H2 है ये रिलीज हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा जिंक के साथ, यानी जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा, तो ये हमारा बन जाएगा सोडियम जिंकेट और प्लस हमारा हाइड्रोजन निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब अगर देखिए, अधिक वो क्रियाशील जो धातु होती है, ये कम क्रियाशील धातु को उसके आधार से विस्थापित कर देती है। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पर ये है हमारा सोडियम अगर हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा, सोडियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हमारा मैग्नीशियम ये अलग हो जाएगा। तो सोडियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया हुई, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया और मैग्नीशियम अलग हो गया। ठीक है, ये विस्थापित हो गया। विस्थापित का मतलब ये मैग्नीशियम, वो सोडियम जो है ये हाइड्रोक्साइड के साथ ऐड हो गया और ये मैग्नीशियम को विस्थापित कर दिया, अलग कर दिया। यही यहाँ पर हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, पहले तो हमने अभी बात कर ली कि जब धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। अगर इसके अलावा अगर नंबर है, अगर धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अम्लों की अभिक्रिया होगी तो क्या होगा। तो अम्ल जब धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, साथ ही साथ धातु लवण बनेंगे और पानी बनेगा, जल निकलेगा। ठीक, क्या क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा यानी CO2 बनेगा, साथ ही साथ धातु लवण बनेगा और हमारा क्या होगा, पानी बनेगा। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। अब देखिए, सोडियम कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करेगा तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा यानी CO2 बनेगा और पानी बनेगा यानी H2O बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में जाने देने से यह दूधिया हो जाता है। तो ये एक फैक्ट है। क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी जो गैस है, अगर उसको चूने के पानी में जाने देंगे तो ये दूधिया कलर का हो जाता है, प्लेन। ठीक, अब देखिए, ये जैसे बता दिया कि अम्ल है कोई, अगर धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। देखिए इस तरह से, जैसे यहाँ पर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया हो रही है तो ये यहाँ पर
ये देखिए, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया CaCO3 की हो रही है, CaCO3 इसकी। तो ये कैल्शियम क्लोराइड यानी कि CaCl2 बनेगा, प्लस H2O, ये जल निकल जाएगा, और ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ये निकल जाएगी। इस तरह से ये पहली अभिक्रिया हो गई। अगर हम दूसरी अभिक्रिया देखें, ये हमारी एक अभिक्रिया हो गई। दूसरी अभिक्रिया देखें अगर, तो H2SO4 ये अगर मैग्नीशियम हाइड्रोकार्बोनेट इसके साथ अगर अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा MgSO4, प्लस हमारा H2O निकल जाएगा, ये H2O, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। ठीक, तो इस तरह से अभिक्रिया होती है। इसमें अगर H2SO4 की मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में तो बन जाएगा हमारा मैग्नीशियम सल्फेट, H2O निकलेगा और CO2 निकलेगा। और जो ये CO2 गैस है, ये बुदबुदाहट CO2 गैस के निकलने का संकेत देती है। बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस निकला करती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया करवा दें तो क्या होगा? तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की अम्लों के साथ अभिक्रिया की बात की जाए तो धातु ऑक्साइड या धातु हाइड्रोक्साइड की प्रकृति में क्षारीय होते हैं। जो धातु ऑक्साइड होते हैं और जो धातु हाइड्रोक्साइड होते हैं, ये प्रकृति में कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। और जो धातु ऑक्साइड होते हैं और हाइड्रोक्साइड होते हैं, ये अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर क्या हो जाते हैं? क्षारीय हो जाते हैं। जैसे समझते हैं यहाँ पर क्या है इसका मतलब। देखिए, अगर हम अम्ल की और क्षार की इन दोनों की अभिक्रिया करवा देंगे तो दोनों हमारे मिलकर लवण बनाएंगे, जल बनाएंगे और ऊष्मा रिलीज हो जाएगी। किस तरह से? जैसे हमारे पास यहाँ पर है H2SO4, ये हमने एक अम्ल ले लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये हमने एक क्षार ले लिया। इन दोनों की जब अभिक्रिया करवाएंगे तो MgSO4 प्लस H2 ये बन जाएगा, और HCl हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो MgCl2 बनेगा, और 2H2O ये हमारा रिलीज हो जाएगा, पानी निकल जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। दूसरा है गैर धातु ऑक्साइड की क्षारों के साथ अगर अभिक्रिया करवाई जाएगी। ये तो अभी धातु ऑक्साइड की हो रही थी। अगर गैर धातु ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया होगी तो अधातु का ऑक्साइड है, ये प्रकृति में कैसा होगा? अम्लीय होता है। तो क्षार प्लस अगर अधातु ऑक्साइड इन दोनों की अभिक्रिया होगी तो नमक बनेगा, पानी बनेगा, गर्मी निकलेगी, मतलब नमक बनेगा यानी लवण बनेगा, प्लस H2O निकलेगा पानी, और जो हीट है हमारी हीट ये रिलीज हो जाएगी। इस तरह से चलेगा काम। एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया? हमारा एक क्षार हो गया। क्यों? क्योंकि ये OH माइनस आयन दे रहा। कैसे? ये Na प्लस और OH माइनस, यही तो मिलके हमारा क्या बन जाएगा? NaOH। तो Na प्लस आयन दे रहा है, OH माइनस, तो OH माइनस दे रहा है, इसलिए क्या हो गया? ये क्षार हो गया। ठीक, तो ये क्षार हो गया। अब ये क्षार धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा। ये क्षार धातु ऑक्साइड के साथ, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया हमने। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो Na2CO3 ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, और यहाँ पर H2O
यानी जल रिलीज हो जाएगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों की अभिक्रिया होगी तो ये Na2CO3 प्लस H2O में बदल जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अम्ल और क्षार की और अभिक्रिया देखते हैं। देखिए, एक बहुत ही आम अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर है और एक प्रबल क्षार अम्ल जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और प्रबल क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच अभिक्रिया कराई जाएगी तो नमक और पानी बन जाएगा। पूरा रासायनिक समीकरण नीचे दिखाया गया है, देखिए किस तरह से। देखिए ये HCl यानी ये हो जाएगा हमारा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये प्रबल अम्ल हो जाएगा। इसकी अभिक्रिया करवाएंगे NaOH के साथ, ये प्रबल एक क्षार हो जाएगा तो ये हमारा बना देगा NaCl और H2O इसमें परिवर्तित हो जाएगा अभिक्रिया करने के बाद। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड इन दोनों की अभिक्रिया कराई, ये हमारा प्रबल अम्ल है और ये हमारा प्रबल क्षार है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार इन दोनों की जब हमने अभिक्रिया करवाई तो हमारा बन गया क्या, NaCl, ये सोडियम है जो ये क्लोरीन के साथ ऐड हो गया और जो ये OH है ये H से मिलकर ये H2O बना लिया इसने। ठीक, तो इस तरह से ये OH H के साथ जुड़ जाएगा, H2O बन जाएगा। ये हमारी रिएक्शन हो गई अम्ल और क्षार की। इसके बाद पानी की बात करते हैं। जल में अम्ल और क्षार ये किस तरह से रिएक्शन करते हैं। जब इन्हें जल में मिलाया जाता है तो अम्ल और क्षार अपने अपने आयनों में विघटित हो जाते हैं और विद्युत का संचालन करने में मदद करते हैं। अम्ल और क्षार जब जल में मिलाया जाएगा तो क्या होगा, अपने आयनों में ये विघटित हो जाएंगे H+ और OH- में, इस तरह से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अम्ल और क्षार के बीच अंतर। अम्ल और क्षार के बीच अंतर की बात की जाए तो अम्ल की पहले बात करते हैं। क्षार अम्लों के साथ उदासीनीकरण अभिक्रिया से गुजरते हैं। क्षार जो होते हैं ये अम्लों के साथ किस तरह से उदासीनी अभिक्रिया से गुजरते हैं, मतलब अगर कहीं पर हमारा अम्ल अम्ल हम हमारे ऊपर गिर गए या हमारे स्किन में अम्ल लग गया या कहीं पर भी अम्ल है, अगर हमको उसको उदासीन करना है तो उसमें क्या कर देंगे, हम क्षार से जितना अम्ल है उतना ही क्षार हम उसमें मिला देंगे, जिससे कि वो विलयन क्या है, उदासीन हो जाएगा। ना ही वो अम्लीय रह जाएगा और ना ही क्षारीय रह जाएगा। तो यही लिखा है कि क्षार अम्लों के साथ उदासीनी अभिक्रिया से गुजरते हैं। इनमें धातु ऑक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड और धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट ये सब शामिल रहते हैं। इनमें से अधिकांश पानी में अघुलनशील होते हैं, जो ये सब दिए गए। इसके बाद बात करते हैं क्षार की। तो क्षार एक आधार यानी मुख्यतः बात की जाए तो धात्विक हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं, इसका जलीय विलयन होता है क्षार। ठीक है, यह जल में घुलकर क्या देता है, OH- आयन ये देता है। अब बात करते हैं हाइड्रोनियम आयन की। हाइड्रोनियम आयन क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन तब बनता है जब एक हाइड्रोजन आयन जल अणु के ऑक्सीजन परमाणु से इलेक्ट्रॉनों की एक अकेली जोड़ी को स्वीकार करता है। क्या करेगा, जब एक अकेली जोड़ी को स्वीकार कर लेगा, किससे, ऑक्सीजन परमाणु से। ठीक, तो क्या बन जाएगा, एक समन्वय सहसंयोजक बंध बन जाएगा। किस तरह से, ये देखिए चित्र में, यहाँ पर ये देखिए H2O वाटर है हमारे पास,
इसको अगर हम आयनों में तोड़ देंगे तो देखिए ऑक्सीजन की संयोजकता 4 होती है, एक ये 2 यहाँ पर हो गए अणु इसके पास और ये 2 यहाँ पर हो गए। तो जो ये 2 वाले अणु हैं ये हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन को साथ हो जाएंगे। तो इस तरह से कुछ हो जाएगा। ये हमारा इसमें एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो ये हमारा ये बन जाएगा H3 हो जाएंगे, 3 H हो गए प्लस हमारा O+, ये आयन बन गया। इसने क्या किया है, इसमें क्या हुआ है, ये जो 2 अणु है ना, ये 2 अणु हैं, ये इसने किसको दे दिए, 2 परमाणु इलेक्ट्रॉन है, जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये इसने हाइड्रोजन को दे दिए। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया। जब एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, इनसे जुड़ गया, तो यहाँ पर इसने दे दिया, तो इसके पास ये 3 हाइड्रोजन हो गए तो H3O+ बन गया। इसके बाद अगर ये जब दान करेगा तो दान करने पर इसके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए तो इसलिए इसके पास नेगेटिव का चार्ज आ गया, तो ये हाइड्रोक्सिल आयन हो गया, यानी OH- हो गया। ये OH- है। ठीक, ये होता है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तनु करने की अपक्रिया। विलयन है तो विलयन को तनु कैसे करते हैं, डाइल्यूट कैसे करते हैं। तो तनुकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी विलयन में अधिक विलायक, आमतौर पर पानी की बात की जा रही है, अधिक विलायक जो होता है जिसमें घोला जा रहा है उसको अधिक विलायक मिलाकर उसकी सांद्रता कम कर दी जाती है। इसी को क्या बोला जाएगा, अगर सांद्रता उसकी कम कर दी जाएगी अधिक पानी मिलाकर, तो उसी को तनुकरण की प्रक्रिया बोला जाता है। यह एक अत्यधिक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी ये हमने बता दिया। अगर ऊष्मा का उसमें अवशोषण हो रहा है, ऊष्मा उसमें ज़रूरत पड़ रही है तो ऊष्माशोषी हो जाएगी, और अगर ऊष्मा रिलीज हो रही है या छोड़ रही है ऊष्मा, वो अभिक्रिया, तो वो ऊष्माक्षेपी हो जाएगी। लेगी ऊष्मा तो शोषी हो जाएगी, और ऊष्मा छोड़ेगी अगर वो अभिक्रिया तो ऊष्माक्षेपी हो जाएगी। इस तरह से हो जाता है। तो यह एक अत्यधिक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। अम्ल को तनु करने के लिए अम्ल को पानी में मिलाना चाहिए, न कि इसके विपरीत। ठीक है, अम्ल को किस में मिलाया जाना चाहिए, पानी में मिला दिया जाना चाहिए, जल में। ये जल है, इसमें अम्ल को मिला देते हैं इस तरह से, मतलब पानी को नहीं मिलाते हैं अम्ल में, अम्ल को पानी में मिलाते हैं। अब देखते हैं अम्ल और क्षार की ताकत। प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार की बात हो रही है। जब किसी अम्ल या क्षार की दी गई मात्रा के सभी अणु जल में पूर्णतः वियोजित होकर अपने अपने आयन प्रदान करते हैं, तो अम्ल के लिए देखो H+ आयन देगा और क्षार के लिए हमारा OH- आयन देगा। तो यही हमारे प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार होते हैं। जो जितना ज़्यादा H+ आयन या OH आयन देने में सक्षम होगा, H+ आयन या OH- आयन देने में जो जितना ज़्यादा सक्षम होगा, वो उतना ही ज़्यादा प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार कह सकते हैं हम उसको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार क्या होते हैं। जब किसी अम्ल या क्षार की दी गई मात्रा के केवल कुछ अणु जल में पूर्णतः वियोजित हो पाते हैं, यानी अपने अपने आयन प्रदान कर पाते हैं, तो अम्ल के लिए H+ आयन देगा और क्षार के लिए OH आयन देगा। तो जितना ज़्यादा कम घुल पाएगा, जितने कम आयन देगा, अगर कम आयन दे रहा है तो कैसा है, दुर्बल है अम्ल, और या फिर कम OH आयन दे रहा है तो क्षार दुर्बल है। ठीक, अधिक देगा तो प्रबल है और कम देगा तो दुर्बल है। इस तरह से ये वीक एसिड जो होगा ये कम देगा
और स्ट्रॉन्ग एसिड अधिक आयन देगा। इसी प्रकार वीक बेस जो होगा ये कम OH आयन देगा और जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो अधिक OH आयन देगा। इस तरह से ये होगा। आगे बढ़ते हैं, अम्ल की बात करते हैं। अम्ल जो होता है इसमें प्रति इकाई आयतन में H+ जो आयन होते हैं इनकी संख्या कम होती है। H+ आयन की संख्या कम होगी तो क्या होगा, अब दुर्बल हो जाएगा अगर कम होगी, और अधिक होगी तो प्रबल हो जाएगा। तो वही है इसका मतलब कि जो अम्ल होता है इसमें प्रति इकाई में H+ आयन की कम होती है। क्या, कौन सा आयन, तनु अम्ल, यानी डाइल्यूट अगर है तो H+ आयनों की संख्या कम होगी। और अगर सांद्रित है तो इसमें प्रति इकाई आयतन में H+ आयनों की संख्या अधिक हो जाएगी। अधिक है तो सांद्रित है, अधिक है तो सांद्रित है, और अगर कम है तो तनु है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये डाइल्यूट अगर एसिड है, डाइल्यूट एसिड का मतलब तनु अम्ल। तनु में क्या होता है, पानी मिला देते हैं तो इतना सारा विलयन है, इसमें से ये हैं H+ और वो H+ आयन, तो ये कम है, और इतने से में भी उतने ही आयन हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, ये कंसंट्रेटेड यानी कि सांद्रित हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से बेस के लिए हो जाएगा। बेस भी अगर डाइल्यूट बेस है, OH आयन इतने ज़्यादा विलयन में OH आयन भी उतने ही हैं और इतने कम विलयन में भी उतने ही हैं, तो ये सांद्रित हो जाएगा और ये तनु विलयन हो जाएगा हमारा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करते हैं। तो सार्वभौमिक सूचक का pH मान जो होता है ये 0 से 14 तक होता है, जो किसी घोल की अम्लीयता, क्षारीयता इसको दिखाता है। एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है यानी कि pH मान होता है जो कि हमारा क्या दिखाता है, जिसमें मान दिए रहते हैं हमारे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर, इस तरह से स्केल में 0 से लेकर 14 तक मान दिए रहते हैं, तो जो कि इसकी अम्लीयता या क्षारीयता को दर्शाते हैं। और अगर ये उदासीन है घोल तो उदासीन का pH मान हमेशा 7 होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, शुद्ध जल होगा तो इसमें जो हाइड्रोजन आयन या OH आयन होंगे ये 10 से लेकर 7 मोल प्रति लीटर पाए जाते हैं। इसलिए शुद्ध जल का जो मान होता है pH मान ये हमेशा 7 होता है। pH स्केल जो है ये 0 से 14 तक होता है। अगर pH जो मान है ये 7 से कम है, छोटा है 7 से, तो घोल अम्लीय हो जाएगा। और अगर pH जो मान दिया हुआ है ये 7 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा pH का मान है, तो हमारा घोल हो जाएगा क्षारीय। किस तरह से, देखिए स्केल में दिखाते हैं। इस तरह देखिए, इसमें अगर घोल हमारा न्यूट्रल है तो हमारा मान कितना होगा, उसका pH मान 7 होगा। ये फ्रेशली डिस्टिल्ड वाटर अगर लेंगे तो उसका होता है, और सलाइवा लेंगे तो उसका मान 7 होता है। इसके बाद जैसे जैसे हमारा मान इस तरफ जाता जाएगा तो हमारी अम्लता बढ़ती जाएगी, हमारा विलयन अम्ल होता जाएगा। ठीक, यहाँ पे 6 हो जाएगी तो अम्लता बढ़ेगी, और ज़्यादा होगा 5, मतलब और 5 होगी तो और ज़्यादा अम्ल हो जाएगा, और यहाँ पर 4 हो जाएगा तो और ज़्यादा अम्लता बढ़ जाएगी। इस तरह से बढ़ती जाएगी, 0 तक पूरा अम्लीय हो जाएगा। अब देखते हैं कि किसकी लगभग होती है। तो देखिए, अगर 6 की बात करें तो जैसे बरसात हो गई, एसिड रेन जो हो जाती है, तो वो प्योर जो रेन होती है उसका लगभग 6 से थोड़ा कम ही होता है। और एग
यॉक्स जो होते हैं उनका होता है 6 से कम। कॉफ़ी होती है उसका पीएच मान लगभग 5 होता है। टोमेटो का लगभग 4 होता है। एसिड रेन जो होती है उसका मान 4 होता है। और ऑरेंज जूस है ये लगभग 3.5 होता है इसका, ऑरेंज जूस का। विनेगर का 3 होता है। लेमन का जूस होता है उसका पीएच मान 2 होता है। स्टोमक में जो हमारे एसिड बनते हैं उसका लगभग पीएच मान 1.5 के आसपास होता है, या 1 होता है, उसका पीएच मान 1 होता है। उसके बाद और अगर सल्फ्यूरिक एसिड की बात करेंगे तो इसका पीएच मान 0 होता है। ये बैटरी में जो यूज होता है हमारे घर की, उसको सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसका जो मान होता है 0 होता है पीएच मान। ठीक, अब देखिए ये तो हम इस तरफ बढ़ रहे थे, यानी कि 7 से हम नीचे बढ़ रहे थे। लेकिन अगर हम 7 से इस तरफ जाएंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे, यानी कि 7 से 8 की तरफ जाएंगे, 9 की तरफ जाएंगे, 10 की तरफ जाएंगे, इस तरह से बढ़ेंगे, तो इसमें हमारा अल्कलाइनिटी यानी कि क्षारीय जो गुण होता है ये बढ़ता जाता है, क्षारीय गुण बढ़ता जाएगा। तो 7 से 8 जाएंगे तो जो सी वाटर होता है वो हमारा 8 के आसपास उसका मान होता है। बेकिंग सोडा का 8 के आसपास मान होता है। इस तरह से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है उसका मान हमारा 10.5 के आसपास होता है। और जो हमारा घर में अमोनिया पाया जाता है NH3, उसका मान होता है लगभग पीएच मान 11.5 के आसपास होता है। और जो हमारा ब्लीच होता है उसका हमारा मान होता है जो ये हमारा 12.5 के आसपास होता है। और जो हमारा घर में ही ब्लीच पाया जाएगा उसका तो 12.5 या 13 के आसपास बता दी, 12.5 होगा। इसके बाद इतना ही है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका मान लगभग 14 से थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा एसिड और बेस ये हमने देख लिए। 7 से अगर किसी का मान घटता जाएगा तो यानी कि वो एसिडिक होता जाएगा, और 7 से अगर बढ़ता जाएगा मान तो क्षारीय यानी कि बेसिक होता जाएगा। वो क्षारीय यानी कि अल्कलाइन होता जाएगा, यानी बेसिक होता जाएगा। इसके बाद बात करते हैं आगे। ये देखिए यहीं पर यही लिखा हुआ है, यानी कि अगर न्यूट्रल होगा तो 7 होगा मान। 7 से कम की तरफ जाएंगे तो एसिडिक होता जाएगा, और 7 से इस तरफ जाएंगे तो बेसिक होता जाएगा। बाएं जाएंगे तो एसिडिक, दाएं जाएंगे तो अल्कलाइन। यानी मान बढ़ेगा तो अल्कलाइन होगा, मान घटेगा तो एसिडिक होगा। इस तरह से ये होता है। अब दैनिक जीवन में पीएच का महत्व देखते हैं। तो पौधों और जानवरों की पीएच संवेदनशीलता। जो पौधे और जानवर होते हैं पीएच के प्रति ये संवेदनशील होते हैं। भोजन का पाचन जैसे हमारा जो है ये भी हमारा एसिड से होता है। एसिड हमारे रिलीज होते हैं पेट के अंदर। तो जो भोजन का पाचन हो रहा है इसमें भी हमारा योगदान है। सभी जानवरों में एसिड रिलीज होता है जो भोजन का पाचन होता है उसके लिए। तो इसके लिए पीएच संवेदनशील होते हैं। एंजाइम्स बनते हैं, हार्मोन्स के जो कार्य होते हैं, महत्वपूर्ण जीवन प्रक्रियाएं जो हैं, भोजन पाचन एंजाइम हार्मोन बनना, ये सभी पीएच के मान पर होती हैं, निश्चित पीएच मान पर होती हैं ये क्रियाएं। इसके बाद है मिट्टी का पीएच। पौधों या फसलों की वृद्धि के लिए इष्टतम मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7 के बीच में हमारा होता है। तो मिट्टी का कितना होगा? जो फसलों की वृद्धि के लिए हम मिट्टी का उपयोग करते हैं उसका पीएच मान लगभग 6.5 से 7 के बीच में होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पाचन तंत्र में पीएच मान। तो पाचन तंत्र की बात करें तो पाचन की प्रक्रिया हमारे पेट में एक विशिष्ट पीएच पर होती है, जो कि 1.5 से लेकर 4 यहाँ तक इतना हमारा पीएच मान होता है, हमारी पाचन की अभिक्रिया हो पाती है।
हमारे भोजन पचने के दौरान एंजाइमों की परस्पर क्रिया का पीएच हमारे पेट में जो होता है HCl, इससे प्रभावित होती है। HCl अगर हमारा जो रिलीज हो रहा है उसी के आधार पर हमारी पाचन क्षमता निर्भर होने लगती है। ठीक। दांतों में सड़न में पीएच, दांतों की सड़न की में पीएच की बात करें तो दांतों में सड़न तब होती है जब दांत का जो पीएच मान है वो 5.5 या इससे कम हो जाता है। 5.5 या उससे भी कम हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, दांतों में हमारे सड़न लगने लगती है। अम्लीय वातावरण के संपर्क में आते ही दांत में हमारे सड़न लगना स्टार्ट हो जाती है। अब बात करते हैं जानवरों और पौधों द्वारा आत्मरक्षा का पीएच। आत्मरक्षा का पीएच किस तरह से, देखिए, अम्लीय पदार्थों का जो उपयोग होता है जानवरों और पौधों द्वारा आत्मरक्षा तंत्र के रूप में भी किया जाता है। उदाहरण के लिए हम बात करें मधुमक्खी और बिच्छुआ यानी बिच्छू जैसे पौधे या इनको मतलब वो कह सकते हैं कीड़े मकोड़े हैं, ये आत्मरक्षा के लिए अत्यधिक अम्लीय पदार्थ स्रावित करते हैं। इन स्रावित अम्लीय पदार्थों का एक विशिष्ट पीएच मान होता है। ठीक है। तो जो मधुमक्खी का डंक से हमको नुकसान होता है, जो बिच्छू के डंक से हमको नुकसान होता है, ये अम्ल की वजह से ये हमको बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। ये क्या करते हैं, अम्ल को रिलीज कर देते हैं हमारे शरीर में। आगे बढ़ते हैं अम्ल और क्षार का निर्माण। अम्ल और क्षार का निर्माण देखिए, धातु ऑक्साइड होगा, अगर इसकी जल से अभिक्रिया करवाएंगे तो हमारा अम्ल बन जाएगा। किस तरह, देखिए, जैसे हमारे पास है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और H2O, जब अगर हम इसकी जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, SO2 की जल के साथ अभिक्रिया करवाई हमने तो हमारा बन जाएगा H2SO3। ये कैसा होगा, जलीय विलयन हो जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, ये बन गया SO2 H2O के साथ अभिक्रिया हो गई तो हमारा बन गया H2SO3। इसी तरह से SO3 अगर हमारे पास है, ये SO3 की अगर हम H2O से अभिक्रिया करवाएंगे तो हमारा H2SO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2SO4। H2SO4 का मतलब हो गया हमारा, H2SO4 का मतलब हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये अभिक्रिया देखिए 4NO2 जब ये हमारा H2O के साथ अभिक्रिया करेगा और प्लस O2 की प्रेजेंस में यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमारा बन जाएगा HNO3। इसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा, जलीय घोल बन जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अधातु ऑक्साइड को अम्लीय एनहाइड्रोक्साइड कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाइड्रोजन अगर है प्लस अगर हैलोजन है, इनकी अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, एसिड बन जाएगा, अम्ल बन जाएगा। ठीक, किस तरह से, देखिए, जैसे हमारे पास है H2 हाइड्रोजन Cl के साथ अभिक्रिया हो गई तो HCl बन गया। HCl है अगर हमारा, इसकी H2O जल के साथ अभिक्रिया करवा देंगे तो ये हमारा HCl बन जाएगा। तो ये इस तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम बनाते हैं हैलोजन के साथ अभिक्रिया करवा के। अब आगे बढ़ते हैं। अगर धात्विक नमक है, इसकी सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया करवा दें तो हमारा नमक
और अधिक वाष्पशील एसिड ये बन जाएगा। किस तरह से, देखिए सोडियम क्लोराइड ये है हमारा एक्वस सोल्यूशन, इसकी हमने H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाई तो Na2SO4 बन गया और 2HCl बन गया। ये इस तरह से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 2KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये हमारा K2SO4 बन जाएगा और HNO3 ये अलग हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए धातु की अगर हम अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो हमारा धात्विक ऑक्साइड बन जाता है यानी कि क्षार। किस तरह, सोडियम को हमने अभिक्रिया करवा दी ऑक्सीजन के साथ तो हमारा बन जाएगा Na2O। ठीक, अगर हमने मैग्नीशियम की O2 के साथ अभिक्रिया करवा दी तो MgO बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर हमने धातु की जल के साथ अभिक्रिया करवा देंगे तो क्षार बन जाएगा हमारा और हमारा हाइड्रोजन बन जाएगा। ठीक, किस तरह से, देखिए Zn की अभिक्रिया अगर H2O के साथ हो जाएगी तो ये ZnO प्लस H2 ये बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ धात्विक ऑक्साइड जो हैं ये जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्षार बन जाता है हमारा। जैसे सोडियम ऑक्साइड ये ले लेंगे Na2O। ठीक, इसकी हम H2O के साथ अभिक्रिया करवा देंगे तो ये हमारा बन जाएगा NaOH यानी कि क्षार बन गया ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये देखिए अमोनिया प्लस जल, इनकी अगर अभिक्रिया करवा दें तो हमारा बन जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षार बन जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं लवण। लवण क्या होते हैं, लवण एक अम्ल के ऋणायन और क्षार के धनायन का संयोजन होता है। किसका, अम्ल का जो होता है ये ऋणायन लेंगे माइनस और क्षार का क्या लेंगे, धनायन, तो ये हमारे इन दोनों को अगर मिला दें तो हमारा लवण बन जाता है जैसे ये है। इसके एग्जाम्पल हैं KCl NaNO3 CaSO4, ये हमारे लवण के एग्जाम्पल हो जाएंगे। लवण जो है ये आमतौर पर अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा तैयार किए जाते हैं। जैसे कि पहला लवण हमारा हो जाता है साधारण नमक। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaCl को साधारण नमक कहा जाता है क्योंकि इसका उपयोग दुनिया भर में खाना पकाने के लिए किया जाता है। जो हम घर में साधारण खाने वाला नमक उपयोग करते हैं उसको ही NaCl यानी सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और लवणों के लवण परिवार है जो उसकी बात करते हैं, कौन कौन से लवण होते हैं। तो समान धनायन या ऋणायन वाले लवण एक ही परिवार के होते हैं। उदाहरण के लिए NaCl, KCl, LiCl, तो ये सोडियम पोटेशियम लिथियम ये एक ही लाइन के वो हैं, तो वही लिखा है कि समान धनायन या ऋणायन वाले लवण एक ही परिवार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं, लवण का जो pH होता है, लवण का pH एक मजबूत एसिड और एक मजबूत आधार यानी क्षार है। अगर एक मजबूत एसिड और एक मजबूत क्षार का एक लवण प्रकृति में उदासीनीकरण होगा, अगर ये दोनों एक दूसरे को उदासीन करेंगे जिनका pH लगभग 7 हो जाएगा तो एक कमज़ोर एसिड और एक तो मतलब मजबूत एसिड और मजबूत क्षार मिलेगा तो प्रकृति में जो लवण बनेगा वो उदासीन होगा। pH मान अगर एक कमज़ोर एसिड और एक कमज़ोर एसिड है
और एक मजबूत क्षार है। पहले क्या था, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार ले रहे थे, अब क्या ले रहे हैं, एक कमज़ोर एसिड और एक मजबूत क्षार ले रहे हैं। तो जो हमारा लवण बनेगा उसका पीएच मान जो है 7 से ज़्यादा आएगा, नहीं 7 से, हाँ जो एसिड मतलब क्षार क्योंकि मजबूत है तो इसलिए क्षारी हो जाएगा विलयन, 7 से ज़्यादा आएगी उसकी पीएच वैल्यू। और एक मजबूत एसिड और कमज़ोर क्षार अगर ले लेंगे तो हमारा विलयन क्या, मजबूत है एसिड तो एसिडिक हो जाएगा विलयन, यानी कि इसका जो पीएच मान है ये 7 से कम हो जाएगा। ठीक, इस तरह से होता है। तो इसमें कुछ ज़्यादा कठिन बात नहीं है। अगर दोनों चीज़ एसिड और बेस दोनों मजबूत हैं तो विलयन हमारा उदासीन हो जाएगा। ठीक है, मतलब पीएच मान 7 हो जाएगा। और अगर एक कमज़ोर एसिड लेंगे और मजबूत क्षार लेंगे तो विलयन हमारा क्षारीय हो जाएगा, क्योंकि क्षार मजबूत है इसलिए विलयन क्षारीय हो गया। क्षारीय विलयन का मतलब पीएच मान जो है 7 से ज़्यादा होगा। ठीक है, इस तरह से अगर मजबूत एसिड और कमज़ोर क्षार लेंगे तो क्योंकि एसिड मजबूत है इसलिए विलयन एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक का मतलब जो पीएच मान है ये 7 से कम हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात है। एक कमज़ोर, अभी कमज़ोर और कमज़ोर का रह गया है, तो एक कमज़ोर एसिड और एक कमज़ोर क्षार अगर लेंगे तो इनसे जो लवण बनेगा ये पीएच परीक्षण आयोजित करके निर्धारित किया जा सकता है कि इसका पीएच कितना आ रहा है, निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। साधारण नमक से रसायन, साधारण नमक है उससे रसायन। तो सोडियम क्लोराइड एक सामान्य नमक है, NaCl इसका आणविक सूत्र होता है। हमारे भोजन में मूल तत्व जो है ये सोडियम क्लोराइड ही होता है, नमक इसमें मिलाया जाता है। इसका उपयोग हमारे भोजन में स्वाद बढ़ाने के साथ साथ परिरक्षक के रूप में भी किया जाता है। परिरक्षक मतलब कि चीज़ों को जल्दी सड़ने नहीं देते। जैसे अचार हम रखते हैं तो अचार में हम अधिक नमक का उपयोग करते हैं। अधिक नमक का उपयोग करने से वो उसको परिरक्षण प्रदान करता है, मतलब उसकी रक्षा करता है कीटाणुओं से, तो वो जल्दी अचार हमारा ख़राब नहीं होता अगर नमक उसमें ज़्यादा है तो। ठीक है, तो ये परिरक्षक के रूप में उपयोग भी किया जाता है। सामान्य नमक से हम निम्नलिखित 4 यौगिक बना सकते हैं। क्या क्या, चलिए देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड या लाइक या कास्टिक सोडा, ये चीज़ हम बना सकते हैं। दूसरा बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, ये चीज़ बना सकते हैं। तीसरा जो हम बना सकते हैं ये वाशिंग सोडा बना सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट बना सकते हैं, डेका हाइड्रेट बना सकते हैं, ये चीज़ें हम बना सकते हैं। और चौथा जो हम बना सकते हैं वो ब्लीचिंग पाउडर बना सकते हैं और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बना सकते हैं। तो ये इतनी सारी चीज़ें हम बना सकते हैं साधारण नमक से। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे हम बना के तैयार करते हैं। तो मजबूत बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड एक आम उपयोगी है, मतलब आमतौर पर उपयोग किया जाता है। पानी में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पानी में सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल तैयार करने के लिए अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया से बहुत अधिक गर्मी निकलती है। एक्सोथर्मिक की अभिक्रिया होती है तो इसमें हीट बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, मतलब विलयन गर्म होता। यह संभव है कि घोल छलक भी जाए या उबल जाए, इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है। यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल को सुरक्षित तरीके से बनाने का तरीका बताया गया है। साथ ही सोडियम हाइड्रोक्साइड की विभिन्न शक्तियों के लिए नुस्खे भी बताए गए हैं। किस तरह से, देखिए ये है हमारा NaOH। ठीक है, कास्टिक सोडा के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये डायग्राम है, इसमें जो
Na+ और OH- में इस तरह से Na और Cl है, तो ये इधर Na आयन अलग हो गया Na+, और इधर Cl- आयन अलग हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर H2O है यानी जल है, इसका भी H+ आयन और यहाँ पर OH आयन OH, ये आयन अलग हो जा रहे हैं। तो इस तरह से ये हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नमकीन पानी, साधारण नमक NaCl का घोल होता है। ये इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है अगर इसका, तो एनोड पर अगर बात करें तो Cl2 निकलेगा और कैथोड पर बात करें तो H2 निकलेगा। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल में रहता है। ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर पानी में घुलनशील है और कपड़ा उद्योग में ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग की बात की जाए तो कई उद्योगों में ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में किया जाता है, कीटाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो ब्लीचिंग पाउडर है इसको सूखे बुझे हुए चूने यानी कि CaOH2 क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस पर क्लोरीन गैस की अभिक्रिया करवाएंगे। इसके द्वारा इसको संश्लेषित यानी अलग किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और रासायनिक सूत्र देखते हैं। रासायनिक सूत्र इसका होता है CaOCl2 ये हमारा इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है। आगे बढ़ते हैं किस तरह से ये बनता है। तो देखिए, जब हमारी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस इसकी एक्यूस सॉल्यूशन की अभिक्रिया Cl2 के साथ कराई जाएगी तो हमारा CaOCl2 बन जाएगा और H2O हमारा रिलीज हो जाएगा। इस तरह से ये CaOCl2 बनता है। पानी के साथ क्रिया करने पर ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन छोड़ता है और ब्लीचिंग क्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक, इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग क्या होता है। तो इसका उपयोग कपड़े धोने में, गंदे कपड़ों को विरंजन करने के लिए तथा कपड़ा उद्योग में कपास और लिनन के विरंजन एजेंट के रूप में किया जाता है। यह एक मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट है, इसलिए कई उद्योगों में ऑक्सीडाइजर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है। इसका उपयोग पानी में कीटाणु रहित पानी को पीने योग्य पानी बनाने के लिए भी किया जाता है। अब खाने के सोडा की बात करते हैं। खाने का जो सोडा होता है इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा या सोडा बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है, एक रासायनिक यौगिक होता है जिसका सूत्र होगा NaHCO3 ये हो जाता है और इसका IUPAC पदनाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका IUPAC नाम देखेंगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। एक सोडियम धनायन जो होता है Na+ और एक बाइकार्बोनेट यानी कि HCO3 ये मिलकर एक नमक बनाते हैं। ये मिलकर क्या बनाते हैं, नमक बना लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट है एक सफ़ेद अगर लेंगे और क्रिस्टलीय पदार्थ होगा जो आमतौर पर एक महीन पाउडर के रूप में पाया जाता है। इसका स्वाद थोड़ा नमकीन और क्षारीय होता है, जैसे वॉशिंग सोडा होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट वही है। इसके बाद है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको लिखते हैं NaHCO3 ये हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट।
चलिए आगे बढ़ते हैं, तैयारी कैसे करते हैं, इसको कैसे बनाते हैं। तो चूना पत्थर को गर्म किया जाता है, यानी कि CO3 को गर्म करेंगे तो ये CaO और CO2 इसमें विभाजित हो जाता है। CO2 को सोडियम क्लोराइड और अमोनिया के सांद्रित घोल से फिर गुजारा जाता है। तो NaCl प्लस NH3 और CO2 प्लस H2 ये बन जाता है। और फिर इसको जो है ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस हमारा NH4 बनता है, NH4Cl बनता है। क्या बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है और हमारा NH4Cl बनता है। इसके बाद इसका उपयोग की बात की जाए कि क्या होता है, तो पेट में अम्लता को कम करने में इसका उपयोग किया जाता है। जो एसिडिटी हो जाती है पेट में, उसको कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। और एक एंटासिड के रूप में, एंटी एसिड के रूप में मतलब ये कार्य करता है, जिसका उपयोग पेट की खराबी और अपच के इलाज के लिए किया जाता है। पानी को नरम करने के लिए कपड़े धोने की प्रक्रिया में उपयोग इसका किया जाता है। वॉशिंग सोडा की बात करें तो इसको धावन सोडा भी कहते हैं। रासायनिक नाम है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3। तैयारी इसकी की जाती है, कैसे बनता है ये, तो ये सॉल्वे प्रक्रिया के द्वारा बनता है। चूना पत्थर को गर्म किया जाएगा इसमें, तो देखिए CaCO3 इसको गर्म किया, CaO और CO2 में विभाजित हो जाएगा। फिर CO2 को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और अमोनिया के सांद्रित घोल से गुजारा जाएगा तो ये NaCl, NH3, CO2 और H2O ये बन जाएगा। फिर बन गया। इसके बाद इसमें NaHCO3 बन जाएगा, NH4Cl बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा इतना बन जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके उपयोग। इसका उपयोग क्या होता है, कांच, साबुन और कागज़ उद्योग जो हैं इनमें इसका उपयोग किया जाता है। पानी को नरम बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और जो घरेलू क्लीनर होते हैं, क्लीनर, इनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। लवण के कुछ क्रिस्टल की बात करें, लवण क्या होता है, तो कुछ लवण निश्चित अनुपात में जल के साथ मिलकर क्रिस्टल बनाते हैं। लवण के साथ मिलकर बनने वाले जल को क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलीकृत जल कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस रूप बनता है, जिससे परमाणु या अणु क्रिस्टल नामक संरचना में मजबूती से व्यवस्थित हो जाते हैं, उसको क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। जिसमें क्रिस्टल बने मतलब रवेदार जो चीज़ें हों, रवे जैसा बन जाए, उसको क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। जैसे हमारा जो नमक होता है, दाने दाने छोटे छोटे से बिल्कुल महीन होता है, उसको क्रिस्टल बिल्कुल पाउडर टाइप में छोटे छोटे दाने में बने, तो उसको क्रिस्टलीकरण कहा जाएगा। ठीक है, घोल से अवक्षेप यानी जमना, बहुत कम ही गैस के सीधे निक्षेपण, कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे क्रिस्टल बनते हैं। उदाहरण के तौर पर बात करें तो जो हमारा टेबल सॉल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड, हैलाइड क्रिस्टल, ये चीनी की बात करें सुक्रोज, और जो बर्फ़ के टुकड़े होते हैं महीन, ये आम सामग्रियों के उदाहरण हैं जो क्रिस्टल बनाते हैं। क्वार्ट्ज, हीरे जैसे कई रत्न क्रिस्टल होते हैं। बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला रासायनिक यौगिक है। इसका व्यापक रूप से मूर्तिकला सामग्री, धुंध पट्टियों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो मूर्ति बनाने का प्रयोग है उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद पाउडर प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद पाउडर जैसा रासायनिक यौगिक है जो हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट है, जो आमतौर पर जिप्सम को शांत करके प्राप्त किया जाता है। जबकि हमने अपने दैनिक जीवन में
इस सामग्री के कई अनुप्रयोग देखे हैं। अगर हम इसके रसायन विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं तो हम पाएंगे कि यह एक सफ़ेद पाउडर जैसा रासायनिक यौगिक होता है जो हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट है, जो आमतौर पर जिप्सम को शांत करके प्राप्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस अक्सर उच्च तापमान पर गर्म जिप्सम से निर्मित होता है। जिप्सम को अगर हाई टेम्परेचर पर गर्म कर देंगे ना तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। देखिए, जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस का दूसरा नाम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को रासायनिक सूत्र की में बात करें तो ये हो जाता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये हमारा हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, क्या? CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक, देखिए जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O, इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो ये हमारा CaSO4 इंटू हाफ H2O और 3/2 H2O ये अलग हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बता ही दिया, CaSO4 और हाफ H2O होता है। CaSO4 और हाफ H2O का अर्थ है कि CaSO4 के जो दो सूत्र इकाइयाँ पानी के एक अणु को साझा करती हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग हम फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए, जो हमारी पट्टी बांधी जाती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए कास्ट किया जाता है। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त करते हैं। इसमें जो जो चीज़ें पढ़ने लायक थी सभी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस कर ली हैं। पूरा चैप्टर हमने इसमें डिस्कस कर लिया कक्षा 10 के हिसाब से। अब आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर पहला है, पानी में घुलने पर अरहेनियस जो बेस होता है एक यौगिक है जो क्या होता है? तो अरहेनियस बेस एक यौगिक है जो पानी में मिलाए जाने पर OH- आयन की सांद्रता को बढ़ा देता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। विलयन X का मान का pH जो मान है 2 है तथा दूसरे विलयन Y का pH मान 1 है। इनके बीच हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अंतर के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? pH किसी घोल में हाइड्रोजन आयन सांद्रता का माप होता है। हाइड्रोजन आयन सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी pH उतना ही कम होगा। जो अम्ल अधिक हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं वे कम हाइड्रोजन आयन उत्पन्न देने वाले अम्लों की तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं। इस प्रकार pH जितना कम होगा घोल की अम्लीय प्रकृति उतनी ज़्यादा होगी। ठीक, इस प्रकार हम कह सकते हैं Y में X की तुलना में अधिक हाइड्रोजन आयन सांद्रता है। तो ये हमारा इस तरह से हो गया। यहाँ से ये उत्तर है, इसमें आंसर लिखना भूल गए हैं, यहाँ से ये आंसर है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 3। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है HCl धातुओं के साथ अभिक्रिया करके गैस उत्सर्जित करता है तथा संगत धातु लवण बनाता है। इसका आंसर देखिए यहाँ से हो जाएगा कि अम्ल
धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस, अम्ल जो है धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस के साथ संबंधित धातु लवण बनाते हैं। आंसर है यहाँ से। ठीक है, धातु लवण बनाते हैं। इसलिए जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है तो यह एक हाइड्रोजन गैस के साथ संबंधित धातु लवण भी बना लेता है। तो यहाँ तक था इसमें। तो इस चैप्टर को हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। तो इसमें यहीं तक रहेगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर अवश्य करें और हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको इसी तरह के वीडियो और भी मिलते रहें। तो इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।